अच्छा, तो अगर बेटा हम इन पांचों हार्मोन्स की जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करें, तो इनको वन बाय वन हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हों एज सच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर हम ऑक्सिन की कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेटा ऑक्सिन की जो नेचुरल फॉर्म है ना, नेचुरल फॉर्म, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है कि इसकी जो नेचुरल फॉर्म है वो है IAA। IAA मीन्स व्हाट? आई फॉर इंडोल, ए फॉर एसिटिक एंड ए फॉर एसिड। यानी कि इसकी जो नेचुरल फॉर्म है ना बेटा, जो प्लांट्स के अंदर नेचुरली कुदरती तौर पर प्रोड्यूस होती है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। लेकिन जब बेटा कहते हैं जी इंडोल एसिटिक एसिड डिस्कवर हुआ, तो फिर साइंटिस्ट ने इसकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह को स्टडी किया। तो फिर उस केमिकल कंपोजिशन की बना पे उसको रेफरेंस रख के डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को लेबॉर्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में तैयार किया गया, जिनमें हमारे पास आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद इंडोल प्रोपायोनिक एसिड हो गया, इसी तरह 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया। तो ये तीनों क्या हैं? ये बेटा नेचुरल नहीं है, दीज आर सिंथेटिक हार्मोन्स, यानी कि जो हमने खुद आर्टिफिशियली तैयार किए हैं, इंडोल एसिटिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन वगैरह को रेफरेंस में रख के उसकी केमिकल कंपोजिशन की बना। ठीक है, तो इस आज के इस लेक्चर में बेटा हमने मेनली स्टडी करना है कि इन हार्मोन्स के इस्तेमालात हम कहाँ पे कर रहे हैं, और क्या इनका जो इफ़ेक्ट करने का टाइम पीरियड है वो नेचुरल इंडोल एसिटिक एसिड की निस्बत ज़्यादा है या कम है। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक की बेटा जो ऑक्सिन्स वाले टॉपिक में आप देखेंगे, जहाँ पे कमर्शियल एप्लीकेशंस उसकी लिखी गई हैं, तो उसकी पहली 2-3 लाइनों में लिखा गया है कि देखिए बेटा, IAA जो है ना, ये है नेचुरल। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बेटा बैलेंस क्रिएट करने के लिए किसी भी केमिकल कंपोनेंट को बनाने वाले मैकेनिज्म्स भी वर्क कर रहे होते हैं, और उसको डीग्रेड यानी कि तोड़ने वाले मैकेनिज्म्स भी काम कर रहे होते हैं। तो अगर इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल है, तो फिर बेटा जब ये अपना काम खत्म कर लेगा, जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी या ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर नेचुरल है अगर ये, तो बाद में बॉडी में इसको डीग्रेड कर दिया जाएगा। यानी कि इसका जो टाइम ऑफ एक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जब इसकी ज़रूरत होगी तब तक इसको रखा जाएगा, उसके बाद इसको डीग्रेड कर दिया जाएगा। जबकि जो कहता है जी सिंथेटिक हार्मोन्स है ना, इनका जो टाइम पीरियड है एक्टिविटी का ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इनको डीग्रेड करने वाले, इनकी ब्रेक डाउन करने वाले इंजाइम्स जो हैं वो प्लांट बॉडी में मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बेटा जो सिंथेटिक हार्मोन्स है ना, ठीक है, वो लंबे अरसे तक एग्जिस्ट करेंगे। लंबे अरसे तक एग्जिस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उनको इनएक्टिवेट करने वाले या डीग्रेड करने वाले जो इंजाइम्स हैं वो नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है जी, जबकि इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल है, और इसको प्रोड्यूस करने वाले और डीग्रेड करने वाले इंजाइम दोनों वर्कआउट करते हैं। जब ज़रूरत होगी तब तक रहेगा, जब ज़रूरत ख़त्म होगी फिर उसके बाद इसको डीग्रेड कर दिया जाएगा। तो चलिए बेटा काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA और इंडोल प्रोपायोनिक एसिड। कहते हैं जी इनके क्या काम है। ये दोनों बेटा हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। कहते हैं कि ये दोनों बेटा करते ये हैं कि दे स्टिमुलेट नेचुरल फ्रूट सेटिंग। कि ये अगर बेटा हम इन दोनों की स्प्रे कर दें, या दोनों में से किसी एक की पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये हार्मोन्स जाके उस प्लांट के ऊपर उसके फ्रूट की सेटिंग जो है उसको स्टिमुलेट करेंगे। अभी फ्रूट सेटिंग से मुराद क्या है? फ्रूट सेटिंग से मुराद ये है कि बेटा फ्लावर की ओवरी का प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहना, ठीक है, उससे डिटैच ना होना, और वहां पे उसका फ्रूट में डेवलप कर जाना, दैट इज फ्रूट सेटिंग।
तो दोबारा से सुनिए बेटा, फ्रूट सेटिंग से मुराद क्या है कि जो फ्लावर की ओवरी है, फ्लावर की ओवरी है, ठीक है, वो उसकी रिटेंशन हो, ठीक है, रिटेंशन ऑन प्लांट बॉडी, यानी कि वो प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहे, ठीक है, उससे ना उतरे, और वहां पे ऊपर रह के बेटा वो डेवलप करे किसके अंदर जी, इनटू फ्रूट। ये बेटा कल मैंने बताया था कि ये कैसे डेवलप करेगी। वहां पे मैंने बताया था कि जब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए पोलन ग्रेन आएगा, तो पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब बनाएगा जिसके जरिए स्पर्म एग तक या ओव्यूल तक जाएगा, उसको जाके फर्टिलाइज करेगा, वहां पे सीड बनेगा और ओवरी की वाल जो है वो फ्रूट में डेवलप करना शुरू कर देगी। ये सारा प्रोसेस कल मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपने बेटा एक चीज याद रखनी है कि ये जो NAA और इंडोल पायोनिक एसिड है, बोथ ऑफ दीज स्टिमुलेट नेचुरल फ्रूट सेटिंग, ठीक है, यानी कि ये ओवरी को या फ्लावर्स को पौधे के ऊपर से गिरने नहीं देते। कल बेटा हमने पढ़ा था ना कि दे आल्सो डिले एब्सिशन, यानी कि ये प्लांट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको डिटैच नहीं होने देते। तो ड्यू टू देयर दिस प्रॉपर्टी, ये ओवरी को भी प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहने देंगे, उसको वहां से नहीं उतरने देंगे, जिसकी वजह से वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। और इसके अलावा बेटा क्या कहते हैं जी कि इन दोनों हार्मोन्स का रोल जो है वो पार्थिनोकार्पी में भी है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी क्या थी, कल भी हमने पढ़ा था कि द डेवलपमेंट ऑफ ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, कि अगर एक ओवरी जो है बेटा वो अगर एक ओवरी का जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज ना हो और फर्टिलाइजेशन के बगैर ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाए तो उसको हम कहते हैं जी पार्थिनोकार्पी। पार्थिनो वर्ड का मतलब होता है बेटा फॉल्स, और कार्पी वर्ड हम यूज करते हैं फ्रूट के लिए, यानी कि फॉल्स फ्रूट। इसका मतलब क्या है कि ये ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता, ठीक है, बल्कि इस इसको स्टिमुलेट करने के लिए कोई दूसरे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। तो बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी प्लांट में, ठीक है, पार्थिनोकार्पी जैसे कि बनानास हो गए, पपाया हो गए, टोमेटोस हो गए, ग्रेप्स हो गए, अगर हम उनमें पार्थिनोकार्पी करवाना चाहते हैं तो जब फ्लावरिंग हो जाएगी उसके बाद हम इन दोनों हार्मोन्स की स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से, ठीक है, विद आउट फर्टिलाइजेशन उनकी जो ओवरीज हैं वो फ्रूट्स में डेवलप हो जाएंगी। तो ये इन दोनों की बेटा एप्लीकेशंस थी। नेक्स्ट है हमारे पास एक हार्मोन जी 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, इसे बेटा 2,4-D भी कहा जाता है। ये भी ऑक्सिन का ही एक सिंथेटिक हार्मोन है। कौन सा जी, 2,4 डाइक्लोरोफिन ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो इसका बेटा पहला जो यूजेज है वो क्या है कि इसको हम क्या करते हैं कि हमारी जो फसलें हैं ना बेटा, सीरियल क्रॉप्स, यानी कि जो अनाज की फसलें हैं, जैसे कि वीट हो गया, ठीक है, उसके बाद बार्ले हो गया, ओराइजा सैटिवा हो गया जिसे हम जवी कहते हैं, फिर उसके बाद राइस हो गया, यानी कि इन शॉर्ट बेटा फैमिली पोएसी के जो प्लांट्स हैं उन उनके केस में जो वहाँ पे उनमें जड़ी बूटियां पड़ जाती हैं, ठीक है, तो उन जड़ी बूटियों को मारने के लिए, उन जड़ी बूटियों को किल करने के लिए हम उन प्लांट्स के ऊपर इस सिंथेटिक हार्मोन की स्प्रे करेंगे। तो ये जो बेटा 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है, इट इज यूज्ड एज अ सिलेक्टिव वीड किलर, यानी कि ये सिलेक्टिव होगा अपने एक्शन में, ये सिर्फ वीड्स को किल करेगा, क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कौन सी वीड्स को बेटा ये किल करता है, दोज वीड्स विच आर हैविंग ब्रॉड लीव्स, यानी कि जिनके चौड़े पत्ते होते हैं और डाइकाट होती हैं, यानी कि डाइकोटिलेडन्स से बिलोंग करते हैं। तो इसका काम करने का अंदाज बेटा क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन डाइकोट ब्रॉड लीव्स वाली वीड्स को किल करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि हमारी सीरियल क्रॉप्स और लॉन्स वगैरह में जो वीड्स हैं उनको एलिमिनेट करके, उनको ख़त्म करके हमारे लिए फ़ायदा देता ही है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है,
कि ये हार्मोन, ठीक है, हम इस सिलसिले में भी यूज़ करते हैं कि प्लांट बॉडी से प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप ना हो। प्लांट बॉडी से प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप यानी कि फ्रूट फुल डेवलप होने से पहले ही ना गिर जाए। तो अगेन बेटा वही प्रॉपर्टी के एब्सिशन को डिले करवाने की वजह से, एब्सिशन को डिले करवाने की वजह से ये क्या करते हैं, प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप से प्लांट बॉडी को सेव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि फ्रूट को फुली डेवलप होने से पहले प्लांट बॉडी से गिरने नहीं देते। और इसकी बेटा थर्ड हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि पोटैटोज के केस में, आलूओं के केस में बेटा ऐसे होता है कि आप देखें कि उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये एक हमारे पास पोटैटो है, तो इससे इस तरह, ठीक है, वो तने निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्राउटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, स्प्राउटिंग। तो इनका क्या काम है, ये जो 2,4-डी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, इट प्रिवेंट्स दिस प्रोसेस, यानी कि जो घर में बेटा किचन के अंदर पड़े हुए आलू हैं, ठीक है, उनकी ये स्प्राउटिंग नहीं होने देता। ठीक है, तो अगर हमने आलूओं को, पोटैटोज को लंबे अरसे तक स्टोर करना है अपने यूजेज के लिए, कि वहाँ पे स्टोर किए हुए वो, ठीक है, स्प्राउट ना करना शुरू कर दें, तो स्टोरेज से पहले हम उन पर इस हार्मोन की स्प्रे कर देंगे, जिसके बाद क्या होगा कि उनकी स्प्राउटिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये बेटा हमारे पास ऑक्सिन हार्मोन के जो सिंथेटिक हार्मोन्स थे, ठीक है, उनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस हमने पढ़ी। 3 हार्मोन्स को हमने डिस्कस किया, नेप्थलीन एसिटिक एसिड को, इंडोल प्रोपायोनिक एसिड को, और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को, कि इनके काम क्या क्या हैं, इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमने देख लिया। यहाँ पे बेटा मेनली जो आपने एमसीक्यूज के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है, वो एक तो ये याद रखनी है कि कौन सा हार्मोन पोटैटोज में स्प्राउटिंग को इनहिबिट करता है, और कौन सा हार्मोन सिलेक्टिव वीड किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है। दीज आर 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपने इन दोनों को बेटा एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि 2,4-डी को हम पोटैटोज की स्प्राउटिंग को इनहिबिट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और सिलेक्टिव वीड किलर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये तो बात होगी बेटा ऑक्सिन्स की। उसके बाद जिब्रेलिन्स की अगर बेटा बात करें, तो जिब्रेलिन्स के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जी, कुरोसोवा, जिन्होंने एक फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराए से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। और उसके बाद बेटा इसके डिफरेंट वेरिएंट्स साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्रीज में तैयार किए हैं, जिनको हम GA1, GA2, GA3 सो ऑन इन नामों से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंस होगा, बाकी ये एक दूसरे, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि जिब्रेलिक एसिड टाइप 1, जिब्रेलिक एसिड टाइप 2, जिब्रेलिक एसिड टाइप 3 एटसेट्रा। तो हम अभी बेटा देखना चाहते हैं कि इन जिब्रेलिन्स हार्मोन जो कि सिंथेटिकली आर्टिफिशियली हमने तैयार किए हैं, इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, इनसे हमें क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा वो कहता है कि अगर हम बात करें G1 की, GA1 की, यानी कि जिब्रेलिक एसिड टाइप 1 की, तो उसको एक तो बेटा वो क्या करता है कि पियर्स के केस में, यानी कि नाशपाती, और टैंगरीन्स बेटा कहते हैं, अभी सर्दियों का मौसम है तो जो फ्रूटर होता है ना, ठीक है, ऑरेंज टाइप फ्रूट जो है, ठीक है, तो उनको हम टैंगरीन्स कहते हैं। तो टैंगरीन्स वगैरह में, पियर्स वगैरह के केस में बेटा ये क्या करेगा, फ्रूट सेटिंग जो है उसको प्रमोट करेगा। कौन जी, जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन एसिड टाइप 1। उसके अलावा बेटा सेम उसी तरह ऑक्सिन की तरह पार्थिनोकार्पी में भी इसका रोल है। और थर्ड इसका बेटा जो एप्लीकेशन है, दैट इज कि इट इंक्रीजेस द बेरी साइज। अभी बेरी साइज क्या है बेटा, बेरी एक किस्म का फ्रूट है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है, फिर ग्रेप्स हो गए, फिर ब्लूबेरीज हो गई, ब्लैकबेरीज हो गई। तो ये सारे फ्रूट जो है ना बेटा, इनको हम बेरी फ्रूट कहते हैं।
तो जिब्रेलिन हार्मोन की एक एप्लीकेशन और क्या है कि बेटा ये बेरी का जो साइज है, यानी कि फ्रूट की जो डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करवा देता है, ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर हो और उसका साइज बढ़े, ठीक है, और उसकी कमर्शियल वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा GA1 की हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी। पहली एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ी जी, कि ये क्या करता है कि टैंगरीन्स वगैरह में और पियर्स वगैरह के केस में ये फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करेगा, यानी कि इनके केस में जो फ्लावर्स की ओवरीज हैं उनको प्लांट्स के साथ अटैच रहने देगा, उनको वहाँ से डिटैच नहीं होने देगा। फिर पार्थिनोकार्पी यानी कि ऑक्सिन्स के साथ मिलके, ठीक है, ये विद आउट फर्टिलाइजेशन ओवरी को फ्रूट में डेवलप करवाने में भी रोल प्ले करता है। और थर्ड एप्लीकेशन बेटा हमने पढ़ी कि एक किस्म का मखसूस फ्रूट बेरी जिसको कहते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ग्रेप्स वगैरह हैं, तो उनके केस में ये उनका फ्रूट साइज जो है उसको बढ़ाता है। कैसे, ठीक है, कि उस फ्रूट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अकमुलेट करवा के, फूड को स्टोर करवा के, ताकि उसकी कमर्शियल वैल्यू जो है वो बढ़ सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। फिर एक आ जाती है बेटा इसकी टाइप GA3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है और MCQ के लिए भी। अभी GA3 जो है ना बेटा, ये क्या करता है, एक प्रोसेस होता है बेटा माल्टिंग, जिसको हम ब्रूइंग इंडस्ट्री में विस्की वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए, शराब वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज माल्टिंग। तो माल्टिंग के केस में बेटा क्या होता है कि हम इस प्रोसेस को बेटा जरा गौर से समझिएगा। होता क्या है कि हमारे पास बेटा जो सीरियल्स है ना, ठीक है, और उनमें खसूसन जो बारले यानी कि जो है, तो उसके जो सीड्स होते हैं उनके केस में बेटा क्या होता है कि उन्होंने जो फूड स्टोर की होती है ना अपने अंदर, बारले के सीड्स ने वो स्टोर की होती है स्टार्च, वो स्टोर की होती है स्टार्च। तो GA3 का बेटा काम क्या है कि GA3 क्या करता है कि अगर हम माल्टिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि जो से शराब बनवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके जो सीड्स है ना, जिनके अंदर स्टार्च स्टोर हुई पड़ी है, तो उनके ऊपर हम GA3 की जब स्प्रे करेंगे तो उन सीड्स में बेटा एक इंजाइम स्टिमुलेट हो जाएगा, जिस इंजाइम का नाम है अल्फा अमाइलेस। अल्फा अमाइलेस, ये अल्फा अमाइलेस क्या करेगा, ये अल्फा अमाइलेस जाके स्टार्च को तोड़ेगा, किसमें, माल्टोस में। किसमें जी, माल्टोस में, जो कि एक डाइसेक्राइड है। फिर उस माल्टोस की होगी फर्मेंटेशन। क्या होगी जी, फर्मेंटेशन। कौन करवाएगा, ईस्ट। और इसके नतीजे में बेटा क्या बनेगी, अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह बनेगी, ठीक है, विस्की वगैरह बनेगी। तो इस सारे प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं माल्टिंग। तो GA3 क्या करता है बेटा, माल्टिंग के प्रोसेस में अपना रोल प्ले करता है। रोल कैसे प्ले करेगा कि अगर बेटा हमने बारले सीड्स से, यानी कि जो के बीजों से शराब बनानी है, अल्कोहल बनानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, उन बारले सीड्स के ऊपर GA3 की स्प्रे करेंगे। GA3 की क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। GA3 क्या करेगा, उन सीड्स के अंदर एक एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाएगा। कौन सा एंजाइम, अल्फा अमाइलेज। फिर ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम उन सीड्स के अंदर जो स्टोर फूड है स्टार्च की शक्ल में, ठीक है, जो स्टार्च की शक्ल में फूड स्टोर है, उसको बेटा ये ब्रेक डाउन उसकी करवाएगा, किसके अंदर, माल्टोस के अंदर। फिर बाद में माल्टोस की होगी बेटा फर्मेंटेशन, ठीक है, कौन करवाएगा, यीस्ट। और उसके नतीजे में फर्मेंटेशन के बाद क्या बनेगी, अल्कोहल, शराब वगैरह, विस्की वगैरह। तो इस सारे प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे, माल्टिंग। तो इसमें सारा कौन अपना रोल प्ले कर रहा है, GA3। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, इसको आपने बेटा MCQ के लिए भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी।
नेक्स्ट बेटा इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि फलों के जो पकने का प्रोसेस है उसको डिले करवाता है, यानी कि उसको थोड़ा सा डिले करवा देगा, पोस्टपोन करवा देगा, ताकि फ्रूट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोर्ड फूड है उसको अकोमोलेट किया जाए और इसकी कमर्शियल वैल्यू जो है वो बढ़ सके। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम बनानास वगैरह को या ग्रेप्स वगैरह को, ठीक है, स्टोर करना चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो जाएं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, उनकी स्टोरेज पीरियड जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उन पर हम GA3 की स्प्रे कर देंगे। और GA3 क्या करेगा, इन बनानास वगैरह को, इन ग्रेप्स वगैरह को ख़राब नहीं होने देगा, उनकी शेल्फ लाइफ या उनका जो स्टोरेज पीरियड है उसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे बेटा जिब्रेलिन्स की एप्लीकेशन में हमने बात की मेनली कि प्लांट्स के अंदर बेटा दो तरह के जिब्रेलिक हार्मोन्स पाए जाते हैं, GA1 और GA3। तो GA1 की एप्लीकेशन क्या है कि ये बेटा टैंगरीन्स वगैरह में, पियर्स वगैरह में फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करेगा, फिर पार्थिनोकार्पी में रोल प्ले करेगा, और बेरी जो फ्रूट होता है उसके साइज में ये इजाफा करवाएगा। फिर GA3 की बात की कि ये बेटा माल्टिंग का प्रोसेस जो है, यानी कि जौ वगैरह से शराब बनाने का जो प्रोसेस है उसमें ठीक है अपना रोल प्ले करेगा, कैसे, अल्फा माइलेज इंजाइम की प्रोडक्शन करवा के, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि अल्फा माइलेज बेटा जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो स्टार्च माल्टोज में ज़्यादा टूटेगी और उसकी फर्मेंटेशन से ज़्यादा अल्कोहल बनेगी। फिर उसके बाद बेटा हमने इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या पढ़ी कि फ्रूट राइपनिंग को डिले करवाता है, पोस्टपोन करवाता है, ताकि फल पहले अच्छी तरह से डेवलप करे, पहले उसके अंदर अच्छी तरह से फूड स्टोर हो और बाद में वो पके। उसके बाद ये क्या करता है जी, बनानास वगैरह या ग्रेप फ्रूट जो हैं उनकी शेल्फ लाइफ या स्टोरेज पीरियड को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास साइटोकाइनिन्स। तो अगर साइटोकाइनिन हार्मोन की बात की जाए, इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस बहुत ही इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें वो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करता है बेटा कि दिस हार्मोन डिलेज, यानी कि ये भी पोस्टपोन करता है क्या, द प्रोसेस ऑफ एजिंग, एजिंग का प्रोसेस, एजिंग का प्रोसेस बेटा ये डिले करवाएगा किसके अंदर, फ्रेश लीफ क्रॉप्स के अंदर, फ्रेश लीफ क्रॉप्स के अंदर, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनके लीव्स हम बेटा अपनी फूड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बंद गोभी हो गई, कैबेज हो गई, लेट्यूस, सलाद वगैरह हो गया, तो उनके पत्तों को फ्रेश रखने के लिए, ठीक है, उनको एजिंग से, उनके अंदर एजिंग को पोस्टपोन या डिले करने के लिए बेटा हम सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स का सहारा लेते हैं। उसके बाद बेटा जो नर्सरीज वगैरह होती हैं या जो गार्डन्स होते हैं उनमें फ्लावर्स को फ्रेश रखने के लिए साइटोकाइनिन्स की स्प्रे की जाती है। फिर थर्ड इसकी एप्लीकेशन क्या है कि मखसूस किस्म के सीड्स की डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए, यानी कि उनको सीडलिंग्स में ग्रो करवाने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स का। ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ पे क्या बात की, हमने बात की साइटोकाइनिन्स के कमर्शियल एप्लीकेशंस की। तो तीन एप्लीकेशंस की हमने बात की। पहली क्या जी कि ये फ्रेश लीफ क्रॉप्स जो होती हैं, यानी कि बंद गोभी हो गई, सलाद वगैरह हो गया, ये उनके पत्तों में एजिंग के प्रोसेस को डिले करवाएगा ताकि वो इतनी जल्दी जर्द ना हो जाएं और हम उनको ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद नर्सरीज वगैरह में, गार्डन्स वगैरह में फ्लावर्स को, फूलों को फ्रेश रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए हम इसकी स्प्रे करते हैं। थर्ड के मखसूस किस्म के सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी ये अपना रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड की बेटा अगर कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसका मेनली रोल, इसका नाम ही बेटा बता रहा है क्या, एब्सिशन से निकला है, ठीक है। और एब्सिशन क्या था, ठीक है, दी डिटैचमेंट ऑफ प्लांट बॉडी पार्ट्स, के प्लांट की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका डिटैच हो जाना, उनका उतर जाना, उनका जड़ जाना, एब्सिशन। तो अगर एब्सिसिक एसिड बेटा एब्सिशन में अपना रोल प्ले करता है तो ये फिर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू प्रमोट द फ्रूट रॉट। जब बेटा ऐसे होगा ना कि पौधे के ऊपर फूल फल पक जाएंगे,
तो हम ठीक है अपना टाइम बचाने के लिए यानी कि दरख्तों के ऊपर चढ़ के फलों को प्लग करने की बजाय हम उनके ऊपर एब्सिसिक एसिड की स्प्रे कर देंगे, ताकि ये क्या करेगा, ये एब्सिशन के प्रोसेस को प्रमोट करवाएगा, ठीक है, जिसके नतीजे में जो पके हुए फल हैं, ठीक है, जो मेच्योर फ्रूट हैं बेटा, वो प्लांट बॉडी से गिर जाएंगे, ठीक है, और हमें उनको लंबे अरसे तक उनको तोड़ना नहीं पड़ेगा, उनको पिक नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि ठीक है, आपको बेटा वो पेपर में एमसीक्यूज इस तरह भी पूछ सकता है जी कि विच हार्मोन, ठीक है, या विच सिंथेटिक हार्मोन इज स्प्रेड ऑन मेच्योर फ्रूट्स टू प्रमोट देयर ड्राफ्ट, ठीक है, कि कौन सा सिंथेटिक हार्मोन मेच्योर फ्रूट्स पे स्प्रे किया जाता है उनके ड्राफ्ट को, उनके गिरने के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, दैट इज एब्सिसिक एसिड। क्यों? क्योंकि बेटा इसका मेन रोल ही किसमें है, एब्सिशन में, यानी कि ये प्लांट बॉडी के पार्ट्स को मेन बॉडी से डिटैच करवाता है। नेक्स्ट बेटा लास्ट हार्मोन है हमारे पास इथीन, ये इसका नाम बेटा दूसरा क्या है, इथाइलिन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा इसकी क्या है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये पाइन एप्पल के अंदर, ठीक है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाएगा, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो टोमेटोज हो गए, ठीक है, यानी कि टमाटर वगैरह जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनकी राइपनिंग के लिए, उनको पकाने के लिए भी इथीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कच्चे टमाटर होंगे बेटा, कच्चे संतरे हो गए, ठीक है, कच्चे माल्टे हो गए, तो उनको पकाने के लिए हम उन पर इथीन जो है, ठीक है, उनको इथीन में रख देंगे। नेक्स्ट इसकी बेटा मेन जो एप्लीकेशन है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है जी, कि हमारे पास बेटा एक सिंथेटिक कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल है एथीफोन, यानी कि ये एक हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्ट है, और ये क्या करता है जी कि जब हम बेटा इसको हम यूज़ करते हैं रबर प्लांट्स के अंदर, क्या, लेटिक्स, गूंद वगैरह, ग्लू वगैरह हासिल करने के लिए। कैसे? कि हम बेटा रबर प्लांट्स के ऊपर एथीफोन को स्प्रे करेंगे, वो क्या करेगा, प्लांट बॉडी के अंदर जाके इथीन के अंदर टूट जाएगा, और बाद में इथीन क्या करेगी कि रबर प्लांट्स के अंदर से लेटिक्स का जो फ्लो है, यानी कि जो गूंद के बहने का प्रोसेस है, उसको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, और हम वहां से बेटा लेटिक्स वगैरह हासिल कर सकेंगे। तो इथीन के बेटा हमने कमर्शियल एप्लीकेशंस में क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पाइन एप्पल के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है, उसके बाद बेटा हमने इसके बारे में नेक्स्ट बात क्या की जी कि ये टोमेटोज वगैरह, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह को राइपन करवाने में, पकाने में अपना रोल प्ले करेगा। और एट लास्ट, ठीक है, एक हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल है एथीफोन, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटिक्स फ्रॉम रबर प्लांट्स, कि जिसको हम बेटा रबर प्लांट से लेटिक्स को फ्लो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे? कि जब हम इसको रबर प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ईथीन, ये टूट जाएगा किसकी शक्ल में, ईथीन की शक्ल में, एंड दैट ईथीन विल बी यूज्ड, विल स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लैटिक्स। तो ये बेटा हमारे पास पांचों हार्मोन्स की मेन जो कमर्शियल एप्लीकेशंस थी वो हैं। जो मेन बेटा आपको एमसीक्यू के लिए फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, वो तो एक होगी एथीफोन, तो एथीफोन का क्या काम है, फिर उसके बाद बेटा आप बात करेंगे कि कौन से हार्मोन को हम यूज़ करते हैं उस ड्राफ्ट को प्रमोट करवाने के लिए, वहाँ पे आप एब्सिसिक एसिड का नाम याद रखेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे GA3 को, कि माल्टिंग के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। और फिर उसके बाद बेटा आप 2,4-D को अच्छी तरह से याद रखेंगे कि ये पोटाटोस की स्प्रोटिंग को इनहिबिट करता है और सिलेक्टिव वीड किलर के तौर पर यूज़ किया जाता है।